नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आइए आपको बताते हैं कि आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज बातचीत हो रही है गवर्नर बनाम राज्य की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये क्या परेशानी है, क्यों ऐसा हो रहा है कि साउथ में जितने भी ऐसी सरकारें हैं जहां पर बीजेपी की या उनके घटक दलों की सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल बनाम सरकार हो गया है। तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में भी है, लेकिन जो लड़ाई जो सही मायने में बहुत कस के तूल पकड़ चुकी है वो है केरल, जहां के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की सरकार उनसे खासा नाराज है और वो केरल की सरकार से, वो वहां के कुछ स्थानीय पत्रकारों से भी नाराज हैं गवर्नर साहब, क्योंकि उनका यह कहना है कि पत्रकार राज्य सरकार के एजेंट बन चुके हैं, ऐसा उनका आरोप है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कलामंडलम के चांसलर पद से हटा दिया गया। सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश सरकार लाने जा रही है, केरल की जो सरकार है। राज्यपाल ने कई कुलपतियों का इस्तीफा मांगा था, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो राज्यपाल सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर होते हैं। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है और उसका चांसलर जो है वो अमूमन गवर्नर होते हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल कई दिनों से एक दूसरे पर हमलावर हैं। केरल के सीएम का आरोप यह है कि आरएसएस समर्थक कुलपति नियुक्त करने की कोशिश की जा रही है और यह प्रयास कर रहे हैं खुद आरिफ मोहम्मद खान, यह आरोप है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक भी उदाहरण दिखा दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यह आरिफ मोहम्मद खान ने कह दिया है। वो कहते हैं कि सीएम साबित नहीं कर पाए तो क्या वो खुद इस्तीफा देंगे, ये उन्होंने एक चैलेंज थ्रो कर दिया है कि आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन उसको सिद्ध भी करिए। अब सरकार राज्यपाल की जंग में बीजेपी कूद पड़ी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राज्यपाल के संवैधानिक पद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं वामपंथी सरकारें। वामपंथी सरकार का मकसद संवैधानिक अराजकता पैदा करना है। राज्यपाल के कर्तव्य और शक्तियां संविधान में अच्छी तरह से निर्धारित हैं, लेकिन सत्तारूढ़ सीपीएम सब कुछ नकार रही है। केरल की सरकार संवैधानिक तंत्र को मान्यता देने से इनकार कर रही है। राज्यपाल का इस तरह का अपमान पहले कभी नहीं देखा गया। ये पूरा मामला है। अब आपको यह भी बता दें कि केरल के सांसद हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं दरअसल स्क्रिप्ट पूरी तरीके से साफ है, विपक्ष की सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते तो परेशान करो। यह साफ है कि राज्यपाल अपने सियासी आकाओं के हाथों में खेल रहे हैं। यह सोचने का वक्त है कि क्या वाकई हमें राज्यपाल के पद की जरूरत है। तो यहां पर गवर्नर की पोस्ट को ही सवाल उठा दिया गया कि इसकी जरूरत भी है या नहीं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पीकेटी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक हैं, हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार और अतुल कुमार अंजान वरिष्ठ नेता सीपीआई। अतुल जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। गवर्नर साहब का तो जवाब हमने सुन लिया और राज्य सरकार का भी, लेकिन ये जो बात है जो कही जा रही है कि गवर्नर का पद ही हट जाना चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत जी, आजादी के बाद से ये सवाल बार बार खड़ा किया जाता रहा है कि क्या राज्यों में राज्यपालों की आवश्यकता है। एक लंबा चौड़ा खर्चा है इनके ऊपर, इनके विशेषाधिकार हैं, राज्यों के कार्यों के संपादन में इनकी गहरी रुचि अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर की जाती रही है। चाहे वो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कल किसी गैर भाजपा की सरकार रही। और राज्यपालों की नियुक्ति भी उसी बुनियाद पर जब होती है तो वो अपने अपने आकाओं को, जैसा अभी आपने कहा, कि खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, विद्यार्थी आंदोलन से निकले हैं, छात्र संघ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अध्यक्ष रहे हैं। मैं भी अध्यक्ष रहा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय का। उनका विश्वविद्यालय छोटा विद्यार्थियों का था, मेरे 1.5 लाख विद्यार्थी थे। हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और आरिफ मोहम्मद खान के तेवर अक्सर विरोध के तेवर होते हैं। चाहे वो जनता पार्टी की सरकार में उप मंत्री थे, तब उन्होंने छोड़ा और कांग्रेस के साथ गए और आजमगढ़ के अंदर उन्होंने काम किया, या उसके बाद फिर वो कांग्रेस के अंदर केंद्रीय मंत्री हुए,
शाहबानों के मामले पर उन्होंने सरकार को छोड़ा और तमाम ऐसे विषय हैं। तो वो एक अपनी बात करते हैं, अपनी हनक और सनक लेकर के चलते हैं। केरल के अंदर भी उन्हें वामपंथी मोर्चे की सरकार का आदर करना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को परोसना नहीं चाहिए। और इसलिए इसके साथ ही साथ तमिलनाडु में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में महामहिम बने राम नाईक साहब जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी खूब उत्पात मचाया हुआ था। तो आज इस बात की जरूरत है विचार करने की, क्या राज्यपाल के पद संवैधानिक पद के माध्यम से चुनी हुई सरकारों के बीच में अटकलें लगाना, उसको रोकना, या अपने अधिकारों के लिए नए प्रकार का सर्च करना। और अगर वो एक चुनौती दे रहे हैं कि छोड़ देना है कि अपनी आदत और नफासत के हिसाब से वो कह रहे हैं। अतुल कुमार अंजान जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया, अभी वापस आपके पास आएंगे, एक बार ये वीडियो का कनेक्शन ठीक हो जाए, ऑडियो भी कट कट के आ रही है। पीकेटी नाम्बियार, आपने सुना अतुल जी का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि आपको आदर करना चाहिए एक फेडरल स्ट्रक्चर का। अगर कोई राज्य सरकार फैसला ले रही है तो उसका आपको आदर करना चाहिए, और ये राज्यपाल नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं ये बात मानता हूं कि राज्यपाल और गवर्नमेंट के साथ एक तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे को साथ देकर ही एक राज्य को चलाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन केरल का विषय में ये एकदम उल्टा है। केरल के अंदर मोहम्मद आरिफ खान ने जब लगभग 11 सवाल पूछा है मुख्यमंत्री से और अलग अलग और जो रूलिंग पार्टी से, क्या एक भी सवाल का उन्होंने उत्तर दे पाया? किसने कन्नूर यूनिवर्सिटी से लेकर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है केरल के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के जो वीसी, जो वाइस चांसलर जो आज की डेट में तारीख में है, उन लोगों को जो अपॉइंट किया गया है वो यूजीसी का नॉर्म के तहत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देखो ये कहां से शुरू हुआ। जब कन्नूर यूनिवर्सिटी के अंदर जब मोहम्मद आरिफ खान गए थे एक एज चीफ गेस्ट, उनको प्रोटोकॉल हटाने के खिलाफ उनकी तरफ अटैक करते हुए इरफान हबीब जो लेफ्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने तो एक तरह से माइक खींचने के लिए तक चला गया। उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के बावजूद एक इंक्वायरी तक केरला का स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। वहां से शुरुआत हुई। दूसरी बात है, आप देख लीजिए पिछले महीने में कोचिन यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कोचिन में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर को जो मोहम्मद आरिफ खान ने नहीं हटाया, वो हटाया है यूजीसी का नॉर्म के खिलाफ रखा है वामपंथी गवर्नमेंट उधर का करके। देखिए ये तो एक मसला आप कह सकते हैं ना, लेकिन आप ये देखिए कि जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं, और खासतौर से साउथ में, आज प्रधानमंत्री साउथ में हैं भी, कल भी रहेंगे, वहां हर जगह यही हो रहा है। गवर्नर से खासी नाराज हैं सरकारें। एक राज्य में मैं समझ सकता हूं, लेकिन और वो भी गैर भाजपा शासित सरकारों में ही गवर्नर से क्यों लड़ाई होती है? ये मैं नहीं मानता। वैसे हर जगह पे ऐसा है। अरे बिल्कुल आपने है। देखा होगा तेलंगाना में देख लीजिए तमिलसई सौंदरराजन से, तमिलनाडु में देख लीजिए बीआर रवि से। मैं आपसे सवाल एक चीज पूछूंगा कि मैं तमिलनाडु के ऊपर कल कहीं पे चर्चा हो रहा था, लगभग 20 बिल स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है, उनको गवर्नर ने उसके ऊपर कोई आलोचना नहीं किया। वो गलत है। मैं मानता हूं कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर बिल पारित करता है, उसको एक बार आलोचना करना और उनका सुझाव देना गवर्नर का ड्यूटी है। उसके बियॉन्ड जाना बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि दैट ये कहां पे प्रॉब्लम कहां पे होते हैं। जो जितनी भी ये रीजनल पार्टीज है, जो चाहे पिनराई विजयन हो, जो तेलंगाना का केसीआर हो, या एमके स्टालिन हो, ये सब अपना रीजनल पार्टी ये राजा समझते अपने आप को। इनका क्या है कि आप केरल के अंदर पिनराई विजयन का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उनका वाइफ को प्रोफेसर बनकर केरला कन्नूर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये तो बिल्कुल वो क्वालिफाइड ही नहीं है उस चीज के लिए। तो अपने लोगों को, अपने पॉलिटिकल लोगों का राइट टू रिप्लाई दूं कि वो अपनी बात कह सकें। हेमंत अत्री जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो या तो इसको केरल के संबंध में देखा जाए, या एक ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर की तरह देखा जाए कि गवर्नर और सरकारों में खींचातानी, रस्साकसी वहीं हो रही है जहां पर विपक्षी सरकारें हैं। बीजेपी, अब जैसे महाराष्ट्र में अभी तक हो रही थी, महाराष्ट्र में सरकार पलटी, अब तो हम नहीं सुनते हैं गवर्नर से कोई लड़ाई। संकेत जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो राज्यपाल का पद था वो एक संवैधानिक पद था, उसकी एक मर्यादा है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसकी एक वैधानिक स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जिस तरह के हालात हो रखे हैं,
देखिए, आरिफ मोहम्मद खान बड़े विद्वान आदमी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं बतौर कुलाधिपति के, वो समझ से बाहर है। आप किसी की नियुक्ति को रोक सकते हैं, आप किसी नियुक्ति पर सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, आपके पास सर्च पैनल कमेटी का पैनल आता है, सारी बात है। आप सारे जो सर्विंग वाइस चांसलर है उनको इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? आपको संविधान की कौन सी धारा के तहत यह अधिकार प्रदत्त है कि आप वो उनका इस्तीफा मांग लेंगे? देखिए अभी अगर आरिफ मोहम्मद खान से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि आप जरा जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं संघी वाइस चांसलर नियुक्त कर रहा हूं, ये उनके ऊपर आरोप है। उनका ये कहना है कि आप ये साबित कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगा अपनी नौकरी, और अगर नहीं साबित कर पाए तो आप छोड़ दीजिएगा। संकेत जी, ये भी सियासत है। मुझे आप एक बात कहिए कि मुझे नियुक्त करने का अधिकार संकेत उपाध्याय को है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन मैं पहले से नियुक्त हूं। आप किस उस अधिकार सारे राज्यपालों का, सारे जो कुलपति हैं उनका इस्तीफा मांग सकते हैं? कौन सा अधिकार आपको? संविधान का सेक्शन बताइए। अपॉइंटमेंट का अधिकार है आपको वाइस चांसलर की, देयर इज नो डाउट। नहीं, एक मिनट पहले मुझे बात करने दीजिए पूरी, एक मिनट, मैंने आपको रोका नहीं बीच में। दूसरी बात जो कह रहे हैं, ओवरऑल द सिचुएशन देखिए आप क्या है। राज्यपाल ने 4 महीने तक तमिलनाडु के अंदर क्या किया कि राजीव गांधी के हत्यारों के केस पे कोई फैसला नहीं किया, कोर्ट ने उनको चाहे सबको रिहा कर दिया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम? ये जो स्थितियां हैं, राजस्थान के अंदर क्या हुआ, जब विधायकों की भगदड़ मची, सारी चीज हुई, अशोक गहलोत ने कहा कि साहब हम कॉन्फिडेंस मोशन के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं। राज्यपाल ने उसके लिए मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का n नंबर ऑफ केसेस के अंदर यह है कि अगर किसी सरकार का बहुमत तय होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा। ठीक है। आमतौर पर चुना हुआ मुख्यमंत्री उसका विरोध करता है कि साहब। अतुल कुमार अंजान जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। सॉरी, आपका वीडियो बीच में चला गया था, तो अब आप अपनी बात खत्म कर लें। और आपने सुना पीकेडी नाम्बियार का क्या कहना है? देखिए, इनके जितने तर्क हैं वो लूले लंगड़े तर्क हैं। गवर्नर साहब अपने मन की मरमाजी करें, कोई वो वायसराय है ईस्ट इंडिया कंपनी के या गवर्नर जनरल हैं महारानी विक्टोरिया के? ये पद ही बड़ा अजीब हो गया। और आपको याद है, जिस महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे थे, वहां उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी, 12 पद रिक्त थे एमएलसी के। उन्होंने अपनी सरकार से 12 पदों के नाम भेजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के पास। 1 साल पड़ा रहा, 1.5 साल पड़ा रहा। उसमें उद्धव ठाकरे जी भी थे, उनको भी एमएलसी बनना था क्योंकि वो एमएलए नहीं थे। इन्होंने नहीं होने दिया। तो ये राज्यपाल कहते हैं हम आरएसएस के नहीं हैं, ये आरएसएस के निर्देश पर चलने वाले राज्यपाल हैं। ये राज्यपाल नहीं है, ये द्वारपाल की तरह काम कर रहे हैं। ये केंद्र के द्वारपाल हैं, राज्यपाल नहीं है। इस बात की मैं समझदारी के साथ बात कर रहा हूं और संविधान के एक विद्यार्थी होने के नाते कर रहा हूं। अपनी मर्यादाओं को जब ये राज्यपाल छोड़ेंगे तो ये सवाल इस देश के अंदर उठेगा कि क्या राज्यपाल का पद 70 साल की आजादी के बाद आज देश के अंदर, जब विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, ऐसे में क्या राज्यपाल केंद्र का द्वारपाल बना रहेगा? तो इस पद की आवश्यकता क्या? जी बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको कुछ और प्रतिक्रिया सुनाएंगे केरल से। There is a method in the madness of these governors. The script is very clear. If you can't destabilize a government, that is an opposition government, then disrupt it and defame it. Governor has become a tool in the hands of the political bosses. It's very clear now. And they in fact work overtime to subvert the constitution. In this context, it's high time that we think whether we need this post of the governor at all.